तो अब अपने नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं जो कि है हमारा डिस्काउंट। तो आज हम डिस्काउंट की बात करेंगे। अकाउंट्स के अंदर हमारे पास दो तरीके के डिस्काउंट होते हैं, एक होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है हमारा कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, इन दोनों डिस्काउंट को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपने सेकंड चैप्टर के अंदर। वहां पर मैंने आपको इनका मतलब भी बताया था और साथ के साथ इनकी कैलकुलेशन करना भी सिखाया था। तो जिसने सेकंड चैप्टर देखा होगा उसको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में पहले से पता होगा, लेकिन जिन्होंने सेकंड चैप्टर को नहीं देखा उनको मैं एक बार फटाफट जल्दी जल्दी इसका मतलब बता देता हूं ताकि उनको भी सारी बातें समझ में आ जाए। तो ट्रेड डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट अलाउड बाय अ सेलर ऑन परचेज ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट का मतलब एक ऐसा डिस्काउंट जो अलाउ करा जाता है सेलर के द्वारा। यानी ये डिस्काउंट कौन देगा? सेलर देगा। किसको देगा? बायर को देगा। तो सेलर जो है ट्रेड डिस्काउंट अलाउ करता है बायर को। कब करता है? जब बायर जो है लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को परचेज करता है। जब भी कोई बायर बल्क क्वांटिटी में गुड्स को परचेज करेगा तो उस समय पर ज्यादातर केसेस में सेलर जो है अपनी तरफ से ट्रेड डिस्काउंट अलाउड करता है बायर को। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो लेट सपोज मान लो कोई मोबाइल का रिटेलर है, वो मोबाइल के मैन्युफैक्चरर के पास आया और आकर बोला कि मुझे 1000 मोबाइल चाहिए। तो इस केस में जो मोबाइल का रिटेलर है वो मोबाइल के मैन्युफैक्चरर से बल्क में मोबाइल खरीद रहा है, लार्ज क्वांटिटी में मोबाइल खरीद रहा है। तो एक मोबाइल का रेट बताया मैन्युफैक्चरर ने 25,000 रुपीज, लेकिन जो रिटेलर है वो बोलता है कि मैं बल्क में मोबाइल खरीदना चाहता हूँ 1000 पीसेस, तो मेरे लिए कुछ कम प्राइस बताओ, मुझे कुछ डिस्काउंट मिलना चाहिए। तो सेलर बोलता है बिल्कुल, आप 1000 पीसेस एक साथ खरीद रहे हो तो आपको मैं 10% का डिस्काउंट दे देता हूँ। आप जो है 25,000 की जगह 22,500 में मोबाइल ले लो, 2,500 का मैं डिस्काउंट दे देता हूँ। तो यहाँ पर सेलर ने बायर को 10% का ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। 25,000 का मोबाइल 22,500 में दे दिया। तो यहाँ पर सेलर ने बायर को 2500 का ट्रेड डिस्काउंट दिया क्योंकि बायर लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को परचेस कर रहा था। तो समझ में आई बात? ये आपके साथ भी अक्सर होता होगा, जो बिजनेस करते हैं उनको पता होगा कि बिजनेस में ट्रेड डिस्काउंट अक्सर मिलता रहता है। It is deducted in the invoice from the sale price and is not recorded in the books of accounts। तो जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट होता है वो हमारे इनवॉइस के सेल प्राइस में से लेस होता है। इनवॉइस का मतलब तो आप लोगों को पता होगा, बिल को हम इनवॉइस बोलते हैं। तो बिल के अंदर जो सेल प्राइस लिखा होता है उसमें से हम ट्रेड डिस्काउंट को लेस करते हैं और इस डिस्काउंट को कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करा जाता। यहाँ पर हमारे एग्जांपल में मैन्युफैक्चरर ने रिटेलर को 25,000 का मोबाइल 22,500 में दे दिया। तो अब इस केस में मैन्युफैक्चरर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 1,000 मोबाइल की सेल दिखाएगा 22,500 रुपए पर पीस के हिसाब से। वो अपने अकाउंट्स के अंदर 25,000 माइनस 2,500 नहीं लिखेगा, वो सीधा 22,500 दिखाएगा कि मैंने एक मोबाइल 22,500 का बेचा और मेरे 1000 मोबाइल बिक गए। वहीं अगर मैं बायर की बात करूं तो बायर को तो कोई लेना देना ही नहीं है कि मोबाइल कितने का था। बायर तो सिर्फ ये देखेगा कि मुझे मोबाइल कितने में मिला। तो यहाँ पर रिटेलर हमारा बायर था जिसको एक पीस 22,500 का मिल गया, वो 1,000 पीस लेकर आ गया, बात खत्म। तो बायर तो यही कहेगा कि मेरे को एक मोबाइल की कॉस्ट 22,500 पड़ी। तो चाहे बायर हो चाहे सेलर हो, दोनों में से कोई भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करता। अभी इसको एग्जांपल से समझेंगे तब जाके बात समझ में आएगी। अभी इसके बारे में मत सोचो, आगे बढ़ो। सेल इज रिकॉर्डेड एट नेट वैल्यू दैट इज सेल प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट। तो यही बात यहाँ पर नीचे भी बोली गई है कि हम सेल को नेट वैल्यू में रिकॉर्ड करेंगे। नेट वैल्यू का मतलब क्या होता है? सेल प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट। यानी हम सेल प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट को पहले लेस कर लेंगे, उसके बाद जो हमारी नेट वैल्यू आएगी उसको हम अपना एक्चुअल सेल प्राइस मानेंगे। यहाँ पर 25,000 रुपए हमारा सेल प्राइस था जिसमें से 2,500 का ट्रेड डिस्काउंट दे दिया गया, तो हमारी नेट वैल्यू आई 22,500। तो बायर हो चाहे सेलर हो, दोनों के दोनों अपने गुड्स की परचेज और सेल की एंट्री नेट वैल्यू पे करेंगे, यानी 22,500 पे करेंगे। तो समझ में आ रही है बात? ट्रेड डिस्काउंट समझ में आया? अभी इसका एग्जांपल देखते हैं, उससे पहले आप एक बार कैश डिस्काउंट को भी समझ लो। तो कैश डिस्काउंट तो हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसा डिस्काउंट जो कैश लेने के लिए दिया जाता है। कैश डिस्काउंट भी सेलर के द्वारा ही अलाउ करा जाता है बायर को, लेकिन इस बार डिस्काउंट देने का पर्पस कुछ और है। इस बार सेलर डिस्काउंट दे रहा है बायर को ताकि बायर जो है एनकरेज हो प्रॉम्प्ट और अर्ली पेमेंट के लिए। सेलर चाहता है कि बायर मुझे जल्दी पेमेंट कर दे, तो उस केस में सेलर बायर को लालच देता है कि अगर तुम मुझे अभी पेमेंट कर दोगे या फिर जो है 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर पेमेंट कर दोगे तो उस केस में मैं तुम्हें 2% का 5% का कैश डिस्काउंट और एक्स्ट्रा दे दूंगा। यानी ऐसा भी हो सकता है कि एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट दे रखा हो और उसके बाद कैश डिस्काउंट दे रखा हो। ट्रेड डिस्काउंट देने का पर्पस कुछ और है जबकि कैश डिस्काउंट देने का पर्पस कुछ और है। कोई भी सेलर यही चाहता है कि उसकी पेमेंट जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ जाए ताकि वो उस पेमेंट को, उस पैसे को कहीं और बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर ले और उससे दोबारा से प्रॉफिट जनरेट कर सके। तो जल्दी पेमेंट के लिए सेलर जो है बायर को कई बार कैश डिस्काउंट का लालच देता है, जिसकी वजह से बायर जल्दी पेमेंट कर देता है। और एक बात का ध्यान रखना कि कैश डिस्काउंट जो है हमेशा ट्रेड डिस्काउंट के बाद ही कैलकुलेट करा जाएगा। हमारा एग्जांपल था जिसके अंदर 25,000 का मोबाइल 22,500 में बेचा गया, 2,500 का ट्रेड डिस्काउंट दिया गया। तो यहाँ पर सबसे पहले
हम सेल प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट को लेस करेंगे। 25,000 में से हमने 2500 को लेस करा तो हमारा नेट वैल्यू आई 22,500। अब अगर यहाँ पर सेलर बायर को कोई कैश डिस्काउंट देता है तो उस कैश डिस्काउंट को हम इस 22,500 में लेस करेंगे। तो वही बात यहाँ पर बोलिए, कैश डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम द इनवॉइस प्राइस। तो समझ में आ गया। अब इसके एग्जांपल देखते हैं, जर्नल एंट्री देखते हैं, तब जाके आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। तो एग्जांपल पे चलते हैं। तो सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट को समझते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट जो है वो दोनों ट्रांजैक्शन में मिल सकता है, फिर चाहे आपकी ट्रांजैक्शन कैश में हो चाहे क्रेडिट में हो। ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है जब ऑर्डर बल्क में होता है या लार्ज क्वांटिटी में होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट जो है कैश ट्रांजैक्शन के अंदर भी मिल सकता है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन के अंदर भी मिल सकता है। कैश के अंदर हमारा चेक भी आ जाता है, क्योंकि चाहे चेक हो चाहे कैश हो, पेमेंट तो हमें इमीडिएट मिल जाती है। वहीं अगर मैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन की बात करूं तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन के अंदर हमारे दो केस बनते हैं। कई बार जो है सेलर या बायर का नाम गिवन होता है, कई बार सेलर या बायर का नाम गिवन नहीं होता। सेलर के नाम की जरूरत हमें कब पड़ती है? जब हमारी ट्रांजैक्शन परचेज की हो, और बायर के नाम की जरूरत कब पड़ती है? जब हमारी ट्रांजैक्शन सेल की हो। तो ये बात तो आपको पता है, हमने परचेज ऑफ गुड्स के अंदर बहुत अच्छे से समझा था इन सब बातों को। तो यहाँ पर हमें सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट पे फोकस करना है, ना कि परचेज और सेल्स ऑफ गुड्स के ऊपर। तो आप अगर ट्रेड डिस्काउंट के एग्जांपल देखें तो ये हमारा ट्रेड डिस्काउंट का एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 68। गुड्स परचेज फॉर कैश ₹5 लाख एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो यहाँ पर बिजनेस जो है 5 लाख का गुड्स परचेज कर रहा है कैश में एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। सेलर ने बायर को 10% डिस्काउंट दिया है। तो यहाँ पर अब ये डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट है या ट्रेड डिस्काउंट है? कैसे पता लगेगा? तो अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने हमें क्या बोला है कि गुड्स परचेज करते समय सेलर ने बायर को डिस्काउंट दिया है। तो मैंने आपको बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट हमेशा गुड्स को परचेज करने के लिए दिया जाता है, परचेज करते टाइम दिया जाता है, बिजनेस करने के लिए दिया जाता है। जबकि कैश डिस्काउंट जो है जल्दी पेमेंट रिसीव करने के लिए दिया जाता है, यानी कैश डिस्काउंट जो है कलेक्शन ऑफ मनी के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर गुड्स परचेज करते समय ही डिस्काउंट दे दिया गया है, और यहाँ पर क्वेश्चन ने कैश डिस्काउंट को लेकर, पेमेंट कलेक्शन को लेकर कोई भी बात नहीं बोली। तो सिंपल सी बात है, ये हमारा ट्रेड डिस्काउंट है। तो 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है। 5 लाख का 10% कितना होता है? 50,000। तो यहाँ पर सेलर ने बिजनेस को 5 लाख का गुड्स 4,50,000 में दे दिया। 50,000 का हमारा ट्रेड डिस्काउंट हो गया, जिसको हम बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते। मैंने आपको अभी बताया कि ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करा जाता। तो यहाँ पर जो हमारा बिजनेस है, यानी जो हमारा बायर है, वो गुड्स परचेज करने की एंट्री रिकॉर्ड करेगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4,50,000। ट्रेड डिस्काउंट को लेस करने के बाद ही हम एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। तो ये तो हो गई हमारी बिजनेस की एंट्री, यानी बायर की एंट्री जिसने गुड्स को परचेज करा है। अब अगर हम साथ में सेलर की एंट्री को भी देखते हुए चले तो यहाँ पर एग्जांपल नंबर 69 देखो, सेम एग्जांपल है। इस बार मैं सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि सेलर ने 5 लाख का गुड्स बेचा है 10% डिस्काउंट पे। तो सेलर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या एंट्री रिकॉर्ड करेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेलर ने गुड्स को सेल करा कैश में, तो एंट्री तो आपको आती है, एंट्री समझाने की जरूरत तो नहीं है। यहाँ पर हमें सिर्फ ये देखना है कि ट्रेड डिस्काउंट का ट्रीटमेंट क्या होगा। तो यहाँ पर भी हम सेम काम करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी सेलर या बायर दोनों में से किसी के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता। तो ये एंट्री को हम 4,50,000 से रिकॉर्ड करेंगे। 5 लाख में से 50,000 का डिस्काउंट दे दिया, तो माना यही जाएगा कि गुड्स 4,50,000 में बेचा गया है। तो समझ में आ गया। अब अगर आपको जानना हो कि ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड क्यों नहीं करा जाता, इसके पीछे का लॉजिक अगर आपको जानना हो, तो उसके लिए आप चैप्टर नंबर 2 को जाके देखना। तो समझ में आ गई आपको बात। ये हो गए हमारे कैश ट्रांजैक्शन। अब जरा क्रेडिट ट्रांजैक्शन को भी देख लेते हैं। तो अगर मैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन की बात करूं तो हमारा एग्जांपल 70 है। एबीसी लिमिटेड परचेज फ्रॉम मोहन फॉर ₹7 लाख एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। एबीसी लिमिटेड परचेज गुड्स, यहाँ पर गुड्स कर लेना। तो अब यहाँ पर एबीसी लिमिटेड हमारा बायर है और मोहन हमारा सेलर है। एबीसी लिमिटेड ने मोहन से 7 लाख का गुड्स परचेज करा 10% के डिस्काउंट पे, और ये डिस्काउंट गुड्स परचेज करते समय मिला है, तो इसीलिए ये डिस्काउंट हमारा ट्रेड डिस्काउंट है। अब यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अब इसको पहचानना तो आपको आता है, मैंने आपको कई बार बताया कि हम कैसे पहचानेंगे। क्वेश्चन ने नहीं बताया कि कैश है या क्रेडिट है, लेकिन यहाँ पर हमें सेलर का नाम दिया हुआ है, तो अब इस केस में माना यही जाएगा कि ये हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो अगर मैं एंट्री की बात करूं तो एबीसी लिमिटेड जो कि हमारा बायर है, वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर सबसे पहले परचेजेस को डेबिट करेगा। उसके पास गुड्स आ गए तो वो परचेजेस को डेबिट करेगा और साथ के साथ मोहन अकाउंट को क्रेडिट करेगा। क्योंकि ये हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो इस केस में एबीसी लिमिटेड मोहन को अपना क्रेडिटर बोलेगा। तो यहाँ पर एबीसी लिमिटेड ने अपनी लायबिलिटी को इंक्रीज कर दिया, क्रेडिटर को बढ़ा दिया मोहन अकाउंट के नाम से। तो अब एंट्री तो आपको आनी चाहिए, मैं आपके साथ कई बार डिस्कस कर चुका हूं। यहाँ पर तो हम बात करेंगे अपने अमाउंट के ऊपर कि यहाँ पर अमाउंट क्या आएगी। तो यहाँ पर एबीसी लिमिटेड जो कि हमारा बायर है, वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रेड डिस्काउंट को ना दिखाते हुए ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद ही अपनी एंट्री को रिकॉर्ड करेगा। तो 7 लाख का 10% हो गया 70,000। 70,000 लेस करेंगे हम 7 लाख में से, तो कितना आएगा? 6,30,000। तो एबीसी लिमिटेड बोलेगा कि मैंने 6,30,000 के गुड्स को परचेज करा था, और यहाँ पर वो 6,30,000 से ही अपनी एंट्री को रिकॉर्ड करेगा। तो समझ में आ रही है आपको बात। ट्रेड डिस्काउंट को हम कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते।
अब अगर इसी एग्जांपल को लेकर हम मोहन के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखें तो एग्जांपल 71 देखो, मोहन सोल्ड गुड्स टू एबीसी लिमिटेड 7 लाख एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। तो एग्जांपल सेम है, यहाँ पर मोहन अपनी सेल्स को रिकॉर्ड कर रहा है, यानी हम मोहन के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में देख रहे हैं कि आखिर मोहन किस तरीके से एंट्री करेगा। तो मोहन सबसे पहले तो एबीसी लिमिटेड को अपना डेटर मान के डेबिट करेगा। मोहन ने उधार में गुड्स बेचा है, तो इसका मतलब है एबीसी लिमिटेड से मोहन को पैसा लेना है, तो मोहन के लिए एबीसी लिमिटेड डेटर है, तो मोहन एबीसी लिमिटेड को अपना डेटर मानेगा और डेबिट करेगा और साथ के साथ सेल्स को क्रेडिट करेगा। तो ये एंट्री तो आपको आती है, एंट्री समझाने की तो जरूरत नहीं है। यहाँ पर तो हम अमाउंट की बात करेंगे, तो यहाँ पर भी मोहन जो है 6,30,000 से ही अपनी सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड करेगा। सेलर हो चाहे बायर हो, दोनों में से कोई भी ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करता। तो ये हमारा एग्जांपल होगा क्रेडिट ट्रांजैक्शन का, जिसके अंदर सेलर का नाम गिवन था। अब जरा एक और एग्जांपल देखते हैं परचेज ऑफ गुड्स का क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जिसके अंदर सेलर का नाम गिवन नहीं होता। तो उस केस में एंट्री कैसे रिकॉर्ड होगी? तो यहाँ पर हमारा एग्जांपल नंबर 72 है, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट ₹10 लाख एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। बिजनेस ने गुड्स परचेज करे उधार में, क्वेश्चन ने बता दिया साफ साफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उधार में बिजनेस ने 10 लाख के गुड्स परचेज करे 20% डिस्काउंट पे। तो यहाँ पर ये डिस्काउंट भी हमारा ट्रेड डिस्काउंट है, डिस्काउंट मिल रहा है गुड्स को परचेज करते समय, तो ट्रेड डिस्काउंट माना जाएगा। 10 लाख का 20% कितना होता है? 2 लाख। तो 2 लाख हमारा ट्रेड डिस्काउंट है, तो हम 10 लाख में से 2 लाख को लेस करेंगे, बैलेंस आएगा 8 लाख। तो यहाँ पर हम 8 लाख से ही अपनी एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बायर की बात करूं, तो बायर के पास गुड्स आ गए, तो बायर ने गुड्स को परचेज करा, बायर परचेजेस को डेबिट करेगा और साथ के साथ क्योंकि यहाँ पर ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है और हमें सेलर का नाम नहीं दिया हुआ, तो इसीलिए यहाँ पर बायर जो है क्रेडिटर अकाउंट को क्रेडिट करेगा। क्रेडिटर का मतलब सैलरी होता है, तो यहाँ पर हमारी एंट्री बनेगी परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट और अमाउंट लिखी जाएगी 8 लाख। यहाँ पर भी सेम बात है, ट्रेड डिस्काउंट को लेस करने के बाद ही एंट्री रिकॉर्ड करी जाती है। तो आपको एंट्री तो आती है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गई हमारी बायर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब अगर मैं सेलर की बात करूं, तो एग्जांपल 73 है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट ₹10 लाख एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। तो सेम एग्जांपल है, गुड्स को बेचा गया 20% डिस्काउंट पे, तो ट्रेड डिस्काउंट है 20%। सेलर लिखेगा डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेलर ने गुड्स को बेच दिया, तो इसीलिए वो टू सेल्स अकाउंट दिख रहा है, लेकिन गुड्स की सेल के बदले सेलर को पैसा नहीं मिला, बल्कि सेलर का डेटर क्रिएट हो गया। तो यहाँ पर डेटर का मतलब हो गया हमारा बायर, जिसने सेलर को पैसा देना है। तो यहाँ पर क्योंकि हमें बायर का नाम गिवन नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है सेलर बायर के नाम की जगह पर डेटर अकाउंट लिखेगा। तो यहाँ पर भी 8 लाख से ही एंट्री करी जाएगी। तो समझ में आ गई आपको बात? तो ये हो गया हमारा ट्रेड डिस्काउंट। अब अगर कैश डिस्काउंट की बात करें कि कैश डिस्काउंट के अंदर एंट्री किस तरह रिकॉर्ड करी जाती है, तो कैश डिस्काउंट की एंट्रीज देखने से पहले यहाँ पर एक बार इस एग्जांपल को समझो